Welcome back, dear students. Today in this video we have to start new topic of the chapter chemical thermodynamics, that is internal energy of the system. Internal energy of the system is denoted by capital U. And what is the internal energy of the system? It is the sum of all possible kinds of the energies of the system. It is the sum of all kinds of the energies of the system present. So internal energy is nothing but potential energy plus kinetic energy. ओके, ये याद रखना है कि कोई सिस्टम है, अगर कोई गैस लिया हम सिलेंडर में और इस गैस का इंटरनल एनर्जी हमको पता करना है, तो गैस की इंटरनल एनर्जी क्या होगी? गैस में जो पार्टिकल्स है, जो मॉलिक्यूल्स है, उनकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस उनकी काइनेटिक एनर्जी का मजमुआ, समेशन. क्लियर? नाउ काइनेटिक एनर्जी ये पता करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बहुत सारी टाइप की होती है. ड्यू टू वाइब्रेशन, ड्यू टू रोटेशन, ड्यू टू ट्रांसलेशन वगैरह वगैरह. हरकत बहुत टाइप की हो सकती है. तो एक एक पार्टिकल की जो हरकत की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, उसको पता करना बहुत मुश्किल है. इसीलिए किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी ये पता करना बहुत मुश्किल है. इसीलिए हम क्या मालूम करते? हम मालूम करते हैं थर्मोडायनामिक्स में चेंज इन इंटरनल एनर्जी. क्या पता करते हैं हम? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और उसको डिनोट किया जाता है डेल्टा यू से. और फार्मूला क्या है इसका? U2 माइनस U1. तो ये याद रखना है. इन थर्मोडायनामिक्स वी कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड फार्मूला इज डेल्टा यू इज इक्वल टू U2 माइनस U1. और U2 क्या रहेगा वहाँ पर? वेयर U2 इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम एट फाइनल स्टेट और प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं हम. अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट. U1 क्या हो सकता है? इट इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट इनिशियल स्टेट. और हम रिएक्शन ले रहे हैं तो क्या बोल सकते हैं? इंटरनल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स. तो ये सिर्फ हम चेंज ये थर्मोडायनामिक्स में यूज़ करते हैं, इंटरनल एनर्जी का चेंज. ओके, क्लियर? तो ये इस तरह इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बता सकते हैं हम. इंटरनल एनर्जी टोटल एनर्जीज, समेशन ऑफ टोटल एनर्जीज. नाउ अब समझना है कि किसी भी सिस्टम में इंटरनल एनर्जी किस तरह इंक्रीज होती है, किस तरह डिक्रीज होती है, वो समझ लेंगे. यहाँ पर अगर हम कंसीडर करते हैं स्टूडेंट्स, एक सिलेंडर है, उस पर एक मूवेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन हमने लगा दिए, और इस सिलेंडर में हमने क्या ले लिए? गैस इज आवर सिस्टम. गैस इज प्रेजेंट इन द सिलेंडर, इट इज आवर सिस्टम. नाउ स्टूडेंट्स, वी नो heat and work. It is the two form by which any system exchange energies. हीट से भी एनर्जी चेंज होती है. हीट टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है. वर्क, अगर किसी सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं तो एनर्जी इंक्रीज होगी. सिस्टम अगर वर्क कर रहा है तो इसकी एनर्जी कम होगी, डिक्रीज होगी. तो ये मोड ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी. तो इसी से हमको लेना है. हीट को सिंबल क्या देते हैं हम? कैपिटल Q. वर्क को देते हैं हम W. ओके, फर्ज करना है कि इस सिस्टम में हमने कितनी हीट? 10 किलो जूल हीट सप्लाई किया, हीट एडेड. ओके, इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कुछ ना कुछ थी. अब उसी में हमने 10 किलो जूल हीट ऐड कर दिया. हीट क्या किए? ऐड किए. ओके, नाउ व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम? कौन बताएगा? क्या होगी इंटरनल एनर्जी इसकी? हीट हमने इसको दे दिए, तो देयरफॉर डेल्टा यू इज इक्वल टू, हम कैसे लिखेंगे अब इसको? प्लस 10 किलो जूल इस केस के लिए. दूसरी चीज, अगर
हमने इस पिस्टन पर वर्क किया बाय सराउंडिंग, है ना, यहाँ से इस पिस्टन को हमने कंप्रेस कर दिया, मीन्स वी और सराउंडिंग वर्क ऑन द सिस्टम। कितना वर्क कर रही है? 20 किलो जूल। कितना वर्क कर रहा है सराउंडिंग? वर्क डन बाय सराउंडिंग। सराउंडिंग ने वर्क किया सिस्टम पर, क्या होगा? वर्क ऑफ कंप्रेशन, यानी पिस्टन नीचे की जानिब कंप्रेस होगा। तो हमको पता है सराउंडिंग वर्क कर रहा है तो सराउंडिंग की एनर्जी रिलीज होगी, और इस पर वर्क कर रहा है सिस्टम पर, मतलब सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज होगी। तो मतलब क्या हुआ? एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज, मीन्स कितनी इंक्रीज हो गई? 20। तो इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं इसी को? देयरफॉर डेल्टा यू इज इक्वल टू प्लस 20 किलो जूल। कितनी इंक्रीज हो गई इंटरनल एनर्जी? तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, अगर सराउंडिंग वर्क कर रहा है सिस्टम पर तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज, और अगर हीट सिस्टम को दे रहे हैं हम, हीट कर रहे हैं, तो भी क्या होंगी? सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज। समझ में आ गया? पॉजिटिव साइन अगर लगा है मतलब इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। क्लियर ना? अब दूसरा देखेंगे अपोजिट वर्क, अपोजिट वे में, कि अगर सिस्टम वर्क कर रहा है, सिस्टम यानी वर्क ऑफ एक्सपांशन, सिस्टम ने वर्क किया, एक्सपांशन हो रहा है, और इस एक्सपांशन में क्या हो रहा है यहाँ पर? अगर इसको कूल कर रहे हैं, हम सिस्टम को कूल कर रहे हैं, कूल कैसे होगा? ये हीट रिलीज होंगी। अगर इसमें से 30 किलो जूल हीट रिलीज हो रही है, सिस्टम से कितनी हीट रिलीज हो रही है? 30 किलो जूल इवॉल्व हो रही है, इवॉल्व हो रही है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज? सिस्टम हीट एनर्जी रिलीज कर रहा है, सराउंडिंग में दे रहा है, देयरफॉर चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जो भी इंटरनल एनर्जी थी उसमें से अब कितना? 30 किलो जूल कम हो जाएगा। तो कैसे बताना है इसको? -30 किलो जूल, ये याद रखना है। देयरफॉर चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज दिस। दूसरा तरीका, ये अभी हीट हमने दिए है ना, इतनी हीट दे दिया हमने सराउंडिंग में, ओके, हीट रिलीज। अगर ये वर्क कर रहा है, सराउंडिंग पर वर्क कर रहा है ना, तो कितना वर्क कर रहा है? इफ सिस्टम वर्क्स ऑन सराउंडिंग बाय 20 किलो जूल, बाय 20 किलो जूल। अगर 20 किलो जूल सिस्टम सराउंडिंग पर वर्क कर रहा है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी हुई? जो भी इंटरनल एनर्जी थी, है ना, ये भूल जाना है, ये भूल जाना है, ये अभी इतना देख रहे हैं हम। ओके, तो क्या होगा इस केस में? अगर सिस्टम की कुछ भी एनर्जी थी, अब 20 किलो जूल सिस्टम ने वर्क किया, तो कितनी चेंज हो गई? मतलब वर्क कर रहा है सिस्टम, तो इस एनर्जी क्या होंगी? डिक्रीज। 20 किलो जूल, माइनस साइन इंडिकेट डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। तो ये याद रखना है। अब दोनों एक साथ देखते हैं हम, डिक्रीज इंक्रीज। देखो आप इस सिस्टम में हमने अगर 50 किलो जूल हीट इज एडेड, हीट क्या कर रहे हैं हम? ऐड कर रहे हैं 50 किलो जूल। ओके, इंटरनल एनर्जी कितनी बढ़ जाएंगी? 50 किलो जूल। और अगर सिस्टम वर्क कर रहा है सराउंडिंग पर, एंड सिस्टम इसी के साथ, एंड सिस्टम वर्क्स ऑन सराउंडिंग बाय 20 किलो जूल। देखो एक साथ हो रहा है दोनों अमल, अभी अलग अलग देख रहे थे हम, अब एक साथ कि अगर इस सिस्टम को 50 किलो जूल एनर्जी प्रोवाइड किया तो इंटरनल एनर्जी 50 किलो जूल बढ़ जाएंगे। और उसी के साथ अगर सिस्टम ने वर्क किया 20 किलो जूल, मतलब क्या हुआ यहाँ पर? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, देयरफॉर डेल्टा यू कितनी बढ़ गई? 20 किलो जूल। और कितनी कम हो गई?
सॉरी 50 किलो जूल बढ़ जाएंगी, 20 किलो जूल क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी हुई, 50 माइनस 20, मतलब कितनी बढ़ रही है, सिर्फ 30 किलो जूल। तो ये प्रॉब्लम वगैरह में यूज़ किया जाता है ये कंसेप्ट, हीट एडेड एंड वर्क डन। तो हीट और वर्क ये दोनों दो वे है मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ओके, तो ये याद रखना, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। हो गया, वेरी गुड। तो ये नंबर जो है ना 50, 30, 40 ये कोई फंडामेंटल वैल्यू नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। तो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, आपको जो पसंद हो, है ना, जो पसंद हो वो वैल्यू समझ सकते हो इसको। सिर्फ इतना याद रखना है, अगर हीट ऐड कर रहे हैं हम तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएंगी, हीट अगर सिस्टम से खारिज हो रही तो इंटरनल एनर्जी उतनी कम हो जाएंगी। सिस्टम अगर वर्क कर रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है सराउंडिंग पर, तो एनर्जी कम होंगी, जितना किलो जूल कम काम कर रहा है। अगर सिस्टम पर काम किया जा रहा है, जितना किलो जूल काम किया जा रहा है सिस्टम पर, तो उतना किलो जूल एनर्जी बढ़ जाती है। तो ये याद रखना है। चलो इसी के बाद अगला जो टॉपिक है इसका, इस चैप्टर का, वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो इसके 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, स्टेटमेंट्स देखना एक के बाद एक। पहला जो स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, पहला जो स्टेटमेंट है, टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। समझ लेना इसको, ये पहला स्टेटमेंट था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। कोई भी एक स्टेटमेंट आता है तो याद रखना है, टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स कहा जाता है कायनात को, उर्दू में अगर कहे कायनात, यूनिवर्स यानी हमारे आसपास लिविंग नॉन लिविंग सितारे सैयारे, है ना, सब चीज़ें हमारे आसपास की, हम किस में आते हैं, यूनिवर्स में। यूनिवर्स कहलाता है, हमारे आसपास सारी चीज़ें, हम भी शामिल है उसमें। तो ये सब मिलाकर कायनात यूनिवर्स कहलाती है। एक दफ़ा क्लास में एक लड़की खड़ी हो गई, सर बोले मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, कायनात लड़की का नाम भी होता है। तो अब वो गलत मतलब ना ले, यहाँ पे यूनिवर्स कायनात मतलब जो हमारे आसपास की सारी चीज़ें जो है, हम भी शामिल है, उसको कायनात कहते हैं। तो टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। एक्चुअली यूनिवर्स के बाहर तो कुछ है ही नहीं, तो ना सराउंडिंग है इसके अलावा। तो यूनिवर्स एक सिस्टम जिसका कोई सराउंडिंग नहीं है, तो एनर्जी यूनिवर्स से जा भी नहीं सकती, आ भी नहीं सकती। तो यहाँ पर जितनी एनर्जी है वो सिर्फ एक एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते रहती है, मगर टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। दूसरा स्टेटमेंट है स्टूडेंट, द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज, टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम is always constant, is constant, is always constant, is always constant। तो ये हमेशा जो है मुस्तकिल रहता है। टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड, आइसोलेटेड यानी कि अगर हम एक सिस्टम ले लिए जिसको चारों तरफ से क्या कर दिया हमने, इंसुलेटेड कर दिए, इंसुलेटर लगा दिए। अब इंसुलेटर का काम क्या होता है कि वो नॉन कंडक्टर ऑफ हीट होता है। इंसुलेटर लगा दिए, ये क्या है, ये कहलाएगा इंसुलेटर, है ना। और हमने यहाँ पर क्या ले लिए, रिएक्शन मिक्सचर ले लिए, सिस्टम है हमारा ये, इट इज़ आवर सिस्टम। तो सिस्टम के आसपास अगर इंसुलेटर लगा दिए तो ये अब ये सिस्टम क्या कहलाएगा, इसको कहेंगे हम आइसोलेटेड सिस्टम। ओके ना, हीट एक्सचेंज यानी हीट एब्सॉर्ब भी नहीं होगी सराउंडिंग से, ना हीट यहाँ से दे सकता है सराउंडिंग को, एब्सॉर्ब भी नहीं कर सकता, हीट इवॉल्व भी नहीं कर सकता। तो ऐसे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहा जाता है। द सिस्टम विच डज नॉट एक्सचेंज हीट एंड मैटर विथ सराउंडिंग, मैटर भी क्लोज और एनर्जी भी क्लोज दे नहीं सकता। तो अब ऐसे वक्त में एनर्जी जो है जब दे भी नहीं रहा एनर्जी, ना यहाँ से एनर्जी आ रही है, ओके, तो टोटल एनर्जी जो है इसकी इंटरनल एनर्जी, टोटल एनर्जी ये रिमेन्स कांस्टेंट रहेंगी। तो इसमें कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। ये दूसरा था। तीसरा जो कंसेप्ट है, तीसरा स्टेटमेंट है
वो है लॉ ऑफ, तीसरा स्टेटमेंट क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये एक लॉ भी कहलाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये स्टेटमेंट तीसरा क्या रहेगा, वो सबको याद है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, but it can change, but it can converted from change, or it can converted from one form to, it can converted from one form to another form। तो ये स्टेटमेंट जो तीसरा, इसी को कहा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना, ये कहलाता है। तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, तवानाई को हम बना भी नहीं सकते, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इसको हम खत्म भी नहीं कर सकते, नॉर बी क्रिएटेड, बना भी नहीं सकते एनर्जी को, ना हम उसको खत्म कर सकते, बट इट कैन कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसकी एग्जाम्पल बहुत सारी ले सकते हम तीसरे स्टेटमेंट की। पहली एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक फैन अगर लिए हम, इलेक्ट्रिक फैन, पंखा जो घूमता है, क्या करते हम इलेक्ट्रिक बोर्ड पर बटन स्विच को ऑन करते, स्विच ऑन करने पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक फैन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू, किस में कन्वर्ट होती है, मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी, इसमें इलेक्ट्रिक फैन में। उसी तरह बैटरी आती है, सेल, है ना, घड़ी वगैरह में, टॉर्च में बैटरी यूज करते हम, बैटरी सेल। तो सेल में भी क्या होता है, केमिकल भरे होते हैं। तो केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू, किस में कन्वर्ट होता है ये, अगर उससे हम इलेक्ट्रिसिटी, बल्ब वगैरह जला रहे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, तीसरी एग्जांपल अगर इसकी बताना है तो कैंडल ले सकते हम, मोमबत्ती, कैंडल्स, मोमबत्ती। वैक्स क्या केमिकल है, वैक्स अल्केन होता है, केमिकल है। वैक्स को जब हम बर्न करते हैं मोमबत्ती को, तो केमिकल बर्न होता है, मीन्स केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी, हीट भी मिलती है, लाइट भी। तो इस तरह ये तीसरा स्टेटमेंट तो बहुत आसान है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो इसमें कोई डिफिकल्टी हो समझ लेना, इसको स्टेटमेंट याद कर लेंगे, है ना। चलो आगे देखेंगे अब मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है। तो ये भी एकदम सिंपल इक्वेशन है, क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इंपॉर्टेंट है ये भी। देखो स्टूडेंट्स, हमको पता है कि सिस्टम में, कोई भी सिस्टम अगर गैसियस सिस्टम है या कोई सॉल्यूशन है सिस्टम में, अगर हम उसको हीट दे रहे, सिस्टम हीट एब्सॉर्ब कर रहे, तो साइन क्या यूज़ करते हैं हम, पॉजिटिव क्यू। ये सिस्टम है, ये हमारा सिस्टम है, अगर इसको हम हीट सप्लाई कर रहे हैं तो प्लस क्यू, ओके, इस पर वर्क कर रहे हैं हम तो प्लस डब्ल्यू। सिस्टम वर्क कर रहा है सराउंडिंग पर तो हीट इवॉल्व होती है,
और उसको हम जाहिर करते हैं -W। तो ये सिंबल से याद रखना है, हीट वर्क, उसी को यूज यहाँ पर करना है। तो क्या करेंगे हम, सिंस इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, किसकी इंटरनल एनर्जी की बात हो रही है, सिस्टम की। किसके बराबर होता है ये बराबर होता है हीट एडेड टू द सिस्टम। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कैसे होंगी, जब हीट एडेड होंगी प्लस वर्क डन ऑन सिस्टम, प्लस वर्क डन ऑन सिस्टम, इन हीट एडेड टू सिस्टम। तो यहां पर इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या है, हीट एडेड टू सिस्टम प्लस वर्क डन ऑन सिस्टम। ये फार्मूला याद रखना है। इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, इंक्रीज डिक्रीज किससे बताते हैं हम, डेल्टा यू। याद रखेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम सिंबल देते हैं डेल्टा यू। अगर डेल्टा यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब लेना है इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, अगर ये निगेटिव है तो क्या मतलब लेना है, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। तो पॉजिटिव साइन है इंक्रीज, ओके, कुछ साइन नहीं लगा है, पॉजिटिव। हीट एडेड टू सिस्टम क्या लेते हैं हम, प्लस क्यू, नहीं भी लिखे प्लस तो प्लस माना जाएगा। वर्क डन ऑन सिस्टम प्लस वर्क डन प्लस साइन से। तो ये जो सिंबल है, ये फार्मूला, ये कहलाता है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो ये सिंबल याद रखना है। अगर चेंज स्मॉल है, ये हो गया, समझ गया, बहुत सिंपल है। फॉर वेरी स्मॉल चेंज, फॉर वेरी स्मॉल चेंज, चेंज अगर बहुत कम है तो ये डेल्टा यूज नहीं किया जाता, डेल्टा बिग चेंज के लिए, बिग डिफरेंस के लिए इस्तेमाल करते। तो क्या यूज करेंगे, देयरफॉर डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। तो ये भी फार्मूला है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वेरी स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू वेरी स्मॉल चेंज इन हीट, वेरी स्मॉल चेंज इन वर्क। देख लेना इसको, ये फार्मूला याद रखेंगे, आगे इसका यूज है। नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर वेरियस प्रोसेसेस, क्या देखना है आप, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर वेरियस प्रोसेसेस। अलग अलग प्रोसेस देखे थे हमने, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक वगैरह। तो क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर वेरियस प्रोसेसेस, अलग अलग प्रोसेसेस जो है, क्या क्या देखे थे हमने इससे पहले, 5 प्रोसेस देखे थे, टाइप्स ऑफ प्रोसेस में आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस देखे थे। तो पहला देखेंगे हम, पहला देखना है फॉर किसके लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। सिंस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज, सिंस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज, क्या है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होगा यहां पर, आइसोथर्मल में टेम्परेचर ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, सिंस फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस
आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। और एक चीज याद रखेंगे, ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है ये डिपेंड होती है किस पर, टेम्परेचर पर। सिस्टम का टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे हम, इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। सिस्टम का टेम्परेचर कम करेंगे हम, कूल करेंगे, इंटरनल एनर्जी कम होती है। तो क्या बताना है, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट एंड डेल्टा यू डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर पर डिपेंड होता है, क्योंकि हम क्या लेते हैं, इंटरनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यू है ना, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो जितनी हीट देंगे हम उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो इसी वजह से ये डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, देयरफॉर फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 0 इज इक्वल टू Q प्लस W, और Q को इधर लेकर आ गए तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस Q इज इक्वल टू W, माइनस Q इज इक्वल टू W और Q इज इक्वल टू माइनस W। तो ये दो स्टेटमेंट हमको मिलते हैं, ये याद रखना। इसको किस तरह स्टेट करेंगे कौन बताएगा। ये हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। किस तरह इसको स्टेट करना है, बयान करना है। निगेटिव साइन है Q के साथ, मीन्स हीट इवॉल्व्ड बाय सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन ऑन दी सिस्टम। यहां पॉजिटिव साइन है, तो क्या ये हीट इवॉल्व्ड बाय सिस्टम इज इक्वल टू किसके बराबर है, वर्क डन ऑन सिस्टम। ये हमेशा बराबर रहेंगे। या Q के साथ पॉजिटिव साइन है तो हम इसको दूसरे तरीके से बता सकते हैं, मतलब हीट एडेड टू सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय सिस्टम। तो क्या है, हीट एडेड टू सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क डन बाय सिस्टम। ये पहला प्रोसेस था, देख लेना है, चेक कर लेंगे, इसको नोट डाउन कर लो, बहुत आसान है। चलो दूसरा देखना है, फॉर आइसोथर्मल के बाद फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, विच प्रोसेस इज कॉल्ड एज एडियाबेटिक प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच देयर विल बी नो एक्सचेंज ऑफ हीट विथ सराउंडिंग। सिस्टम की जो हीट है वो सराउंडिंग से एक्सचेंज नहीं होती। मीन्स क्या लेंगे हम, Q इज इक्वल टू 0, ये लेना है। नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज, ये हो गया। अब इस इक्वेशन में अगर हम Q की वैल्यू 0 रखते हैं फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, देयरफॉर डेल्टा U इज इक्वल टू 0 प्लस W और डेल्टा U इज इक्वल टू W। तो ये किसके लिए आ गया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। तो कोई मुश्किल नहीं है यहाँ पर, या इसको दूसरे लफ्ज़ों में, इस दोनों की साइन पॉजिटिव है यहाँ पर, इसको हम ऐसे ही बता सकते हैं, माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। कैसे स्टेट करेंगे इसको, पॉजिटिव साइन है, क्या लेंगे, मतलब ये लेना है, देयरफॉर इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू
W के साथ कौन सी साइन है यहाँ पर? पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन है ना। पॉजिटिव साइन अगर W के साथ है तो वर्क इज डन बाय सराउंडिंग, सराउंडिंग को काम कर रहे हैं, यानी कंप्रेशन, गैस अगर है सिलेंडर में तो कंप्रेस हो रही है। इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन, वर्क डन बाय सराउंडिंग ऑन सिस्टम। तो ये जुमले में लिख देना है ये देखकर। देयरफॉर चेंज या इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। इसको माइनस साइन लगी है, माइनस साइन लगी है मतलब डिक्रीज। देयरफॉर डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू किसके बराबर? वर्क के साथ माइनस साइन लगी है मतलब सिस्टम काम कर रहा है, सिस्टम की एनर्जी लॉस हो रही है। माइनस साइन की सिर्फ बात याद रखना है, क्या मतलब है वो याद रखना है। तो वर्क डन बाय सिस्टम ऑन सराउंडिंग, ऑन सराउंडिंग। तो ये सेकंड हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर किसके लिए? फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। ओके, चलो नेक्स्ट तीसरा, ये नोट डाउन कर लेना है फौरन। तीसरा देखना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। थर्ड, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किसके लिए? फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। किसको कहेंगे हम आइसोकोरिक प्रोसेस? ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम क्या हो? कांस्टेंट हो। वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब कोई गैस है सिलेंडर में, उसको पिस्टन की मदद से इनक्लोज कर दिए और इस पे क्या लगा दिया हमने? स्क्रू, और इसको हीट कर रहे हैं हम गैस को, मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है? कांस्टेंट है। क्या हो रहा है यहाँ पर? वॉल्यूम कांस्टेंट, इस तरह काम है। तो सिंस हमको पता है प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क, प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क क्या है? इज वर्क इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। ये हमारे पास फार्मूला है। ओके, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल, एक्सटर्नल प्रेशर इंटू डेल्टा वी, है ना। सिंस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन मैथमेटिकल फॉर्म? डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। पुट द वैल्यू ऑफ W, क्या हो जाएगा? देयरफॉर डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। ये आ गई इक्वेशन। ओके, अब अगर हम पुट करते हैं डेल्टा V की कीमत 0, देयरफॉर डेल्टा U इज इक्वल टू Q, है ना। क्या हो जाएगा? डेल्टा U इज इक्वल टू Q सिंस प्रोसेस इज आइसोथर्मल, सिंस प्रोसेस इज आइसोथर्मल। तो ये किसके लिए है? आइसोथर्मल, सॉरी आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम चेंज नहीं होता। तो ये आता है हमारे पास इक्वेशन W, डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q। किस पर हो रहा है ये? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम? सब स्क्रिप्ट V, QV पढ़ सकते हैं इसको। तो क्या लिखना है यहाँ पे? इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में क्या लिखना है? व्हाट इज द स्टेटमेंट? स्टेटमेंट बता सकते हैं इसको देखकर। इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, क्या बता सकते हैं हम? देयरफॉर इंक्रीज इन
इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, क्योंकि पॉजिटिव साइन है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू हीट एब्सॉर्ब बाय सिस्टम। देखो क्यू की अलामत, उसके सिंबल क्या लगा है, क्यू के आगे पॉजिटिव, कुछ साइन नहीं है मतलब पॉजिटिव, डेल्टा यू के आगे पॉजिटिव, तो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, डेल्टा यू पॉजिटिव इसलिए इंक्रीज, इज इक्वल टू हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम। वी का मतलब एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये इतना देख लेना है फौरन। तो स्टेटमेंट लिखना बहुत मुश्किल नहीं है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसको कहेंगे हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, इसको देखकर ये लिख दी। नेक्स्ट फोर्थ देखेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर किसके लिए, आइसोबेरिक प्रोसेस, लास्ट फॉर आइसोबेरिक प्रोसेस। आइसोबेरिक प्रोसेस क्या होता है, द प्रोसेस इन विच प्रेशर इज कांस्टेंट। स्टूडेंट्स यहां पर प्रेशर कौन सा लेना है, यहां पर लेना है एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल याद रखेंगे। तो अब इसको हम देखते हैं कि अगर कोई रिएक्शन हम कर रहे हैं लेबोरेटरी में कोई रिएक्शन कर रहे हैं हम, तो प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमेशा कोई रिएक्शन कर रहे हैं तो एटमॉस्फेरिक का प्रेशर जो है एटमॉस्फेयर का कांस्टेंट होता है, तो वो कंसीडर करना है। तो इसको क्या कहेंगे हम, आइसोबेरिक प्रोसेस। अब हमको पता है सिंस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्या ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, फिर से नाउ प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क, प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क इज क्या है, वर्क इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, ये प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क। फिर से इसको यहाँ पर पुट किए, देयरफॉर डेल्टा यू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्यू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। ओके, अब याद रखेंगे पी एक्सटर्नल की वैल्यू 0 नहीं रखना है। यहाँ क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पर, इट इज कांस्टेंट, चेंज नहीं होती, तो 0 नहीं रखेंगे ना, तो 0 रख दिया तो फिर से ये आ जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम के जैसा। तो यहाँ पे ये इक्वेशन लिखना है। देयरफॉर अगर इसको रीअरेंज करते हैं हम, Q को इस तरफ लेकर आते हैं और Q एट कांस्टेंट प्रेशर है तो QP लिख सकते हैं हम, इज इक्वल टू ये अलामत इधर लेकर, तो क्या हो जाएगा डेल्टा यू प्लस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। ये जो फार्मूला है सेकंड, ये याद रखना है, इट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर आइसोबेरिक प्रोसेस। हियर QP इंडिकेट हीट एब्सॉर्ब बाय सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा U इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, P एक्सटर्नल छोटा लिखना है, इंडिकेट एक्सटर्नल प्रेशर, डेल्टा V इंडिकेट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। तो इस तरह ये हमने चार जो है मैथमेटिकल फॉर्म को जो है चेंज किए हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर वेरियस प्रोसेस देखें। तो 4 प्रोसेस एकदम इजी है, थोड़ा प्रैक्टिस किए तो आसानी से याद हो जाता है ये। ओके, आज का वीडियो यहाँ पर क्लोज करते हैं हम, और अगले वीडियो में इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। ये देख लेना है, बहुत ध्यान से नोट डाउन कर लेना है।